Hello students, I welcome you all in today's e-learning session. आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 8th के लिए है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर का हम लेसन नंबर 1 दैट इज हाउ टीचर्स लर्न जो है वो पढ़ेंगे। हाउ टीचर्स लर्न कि टीचर्स कैसे सीखते हैं। तो ये थोड़ा सा बच्चों को अगर देखें तो बच्चों को ये लगेगा कि टीचर भी सीखते हैं। तो इट इज वेरी राइट कि जरूरी नहीं है कि हर समय बच्चे ही टीचर से सीखें। टीचर भी जो है वो बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस लेसन में ये बताया हुआ है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक टीचर बच्चों से कुछ सीखता है। बेसिकली देखा जाए तो हर इंसान जो है वो किसी ना किसी से जिंदगी में हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि सीखने का ना ही कभी कोई समय होता है, ना उसकी कोई उम्र होती है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है। तो वो देख रहे हैं कि कैसे जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे दूसरा एक दिया आपको साइकिल ऑफ लर्निंग कि हम जो भी जिंदगी में सीखते हैं, ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चा जो भी सीखता है, लर्न करता है, तो उसको क्या करना चाहिए उसे कि उसको जो भी उसने सीखा उसकी प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस के बाद हम करते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमने कितना कुछ हमने जो लर्न कर लिया है, कितना कुछ हमें समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो उसे हम अप्लाई करके देखते हैं। वो कंसेप्ट हमने जैसे साइंस का हमने कुछ सीखा, हमने उसे कहीं अप्लाई किया, जिससे हमने मशीन्स बनाई या कुछ भी चीज बनाई, तो हम उसे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अगर वो हमारा अप्लाई सही नहीं होता है तो हमें लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ कहीं कोई गलती रह गई है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो हम दोबारा जाके जिस जहां से भी हमने सीखा हुआ है या जिससे भी सीखा है, तो वहां जाके हम दोबारा अपने डाउट क्लियर करते हैं। इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये जो लेसन है हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टीचर्स लर्न, जे जॉन हॉल्ट ने लिखा हुआ है। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक बच्चे से कुछ सीखा, कि वो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। यूजुअली हम टीचर्स बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ही हमेशा सिखाएं। हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस लेसन की यहाँ पे आप पूरा लेसन तो नहीं लिखा हुआ है, मैंने इस लेसन की यहाँ पे एक समरी दी हुई है कि आप लोग इस समरी को पढ़ के हम पता लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये लेसन में एक्चुअल में क्या है, हमने क्या कंक्लूजन है। अब देखो, ये तो सच्चाई है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो हमेशा अपने टीचर से सीखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर्स भी अपने बच्चों से वो बहुत कुछ यूजफुल चीजें सीख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों से वो सीखते हैं। तो इस लेसन में नरेटर ने बताया हुआ है कि कैसे एक छोटी 5 साल की लड़की जिसका नाम नूरा है, कैसे उस नरेटर ने, जो नरेटर हो गया जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, जिस जॉन हॉल्ट, तो कैसे उन्होंने जो है एक बच्ची से सीखा। अब क्या था, द नरेटर जो एक टीचर था, उन्होंने बच्चे से कुछ ऐसी चीजें सीखी कि जो हम जिंदगी में कई बार फेस करते हैं। हमें लगता है जैसे एक टीचर है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को कई बार पीटते भी हैं, उसे चिल्लाते भी हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे बताया है कि टीचर ने बच्चे से कैसे सीखा। अब क्या, जो टीचर था ये अक्सर हफ्ते के एंड में, वीकेंड में जो था वो नूरा के घर पे जाया करता था। नूरा अपनी किताब लेके उसके पास आती एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, तो और उसे वो क्वेश्चन भी बेझिझक पूछ लेती। अब टीचर जो है वो एक गुरु भी होता है, एक गाइड भी होता है, एक फ्रेंड भी होता है। क्योंकि फ्रेंडली अगर वो होगा तो तभी बच्चा जो है अपने मन की बात जो है वो पूरे क्लियर डाउट, बच्चा जो है वो अपने डाउट पूरा फ्रैंकली या विदाउट एनी हेजिटेशन वो टीचर से क्लियर कर सकता है। तो इस तरह से नूरा भी जो थी अपनी किताब लेके आती और जो भी उसके मन में डाउट होता तो वो उसे अच्छे से पूछ लेती। इस तरह वो धीरे धीरे दोनों क्या बन गए, एक अच्छे दोस्त बन गए। अब क्या था कि जब वो उसे पढ़ा रहे थे तो ज्यादातर जो था वो चुपचाप टीचर बैठा रहता और उसे दे देते कि नरेटर जो अपनी बता रहा है कि जब वो एक टीचर था, एज ए टीचर वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि यूजुअली वो टीचर जो था वो वहां पे बैठा रहता और वो ऑब्जर्व करता रहता कि नूरा क्या पढ़ रही है। कई बार नूरा जो थी वो कई बार किसी वर्ड में फंस जाती जो उसे समझ में नहीं आता, तो इवन एट दैट टाइम ही डिड नॉट टेल हर द वर्ड, suggested her how she might figure it out. If she still could not get the word, the teacher would tell her to skip the word and proceed on. कि कई बार जो क्या होता कि अगर कहीं पे वो फंस जाती तो उसे सिंपली उसे बताते, उसे थोड़ा सा क्लू देते कि ऐसे करो। अगर वो तब भी उसे समझ में नहीं आता तो वो उसे कहता कि छोड़, चलो ये छोड़ो, आगे बढ़ो। तो यूजुअली क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई चीज में बच्चा अगर फंस गया हुआ है या कोई चीज उसे समझ में नहीं आ रही है,
तो हमारा टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसे उसके लेवल पे जाके क्लियर करे, उसको ज्यादा से ज्यादा डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स दे। लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि टीचर ने उसे क्या किया, उसे कुछ वर्ड सुजेस्ट किए, अगर वो फिर भी उसे फिगर आउट होता है कि उसे फाइंड आउट करना, उसे क्लियर करना, अगर वो उसे फिर भी क्लियर नहीं कर पाए तो उसने उसे कहा कि इसको छोड़ दो, इस वर्ड को, आगे प्रोसीड करो। ऐसे ही चलता रहा। On the day the teacher observed an odd thing happened with Noora. Noora misread a word that she had read right previously. एक दिन टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया कि नूरा ने एक स्पेलिंग जो था, एक वर्ड जो था वो गलत पढ़ा। अब वहां पे उसे क्या लगा कि ये वर्ड तो नूरा ने पहले अच्छा पढ़ा था, ठीक पढ़ा था, अब उसने गलती की है। तो नूरा परफॉर्म द मिस्टेक अ नंबर ऑफ टाइम, कई बार वो गलतियां करती जाती। तो टीचर वहां पे पजल भी था और अपसेट। अपसेट गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसने वो वर्ड पहले, अपसेट भी था, गुस्सा भी आ रहा था कि वो गलत पढ़ रही है, लेकिन पजल क्यों था? पजल परेशान इसलिए था कि पहले वो वर्ड सही पढ़ चुकी थी, अब लेकिन बार बार वो गलती क्यों कर रही है। तो और साथ में उसे ये भी था, उसे इस बात पे भी पजल था कि नूरा कोई एक लेजी बच्चा, या हम कहें कि एक ऐसे ही बच्चा, बुद्धू बच्चा नहीं था, क्योंकि वो एक स्मार्ट स्टूडेंट था, एक होशियार स्टूडेंट था। जब कभी भी, क्योंकि उसे जब भी वो किताब पढ़ती तो पूरे ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ती। तो इसलिए टीचर जो था वो थोड़ा हैरान हो रहा था। देयरफॉर द टीचर वंडर्ड हाउ कुड शी नो वन वर्ड ऑन ए पेज एंड फॉरगेट ऑन द नेक्स्ट। इट वाज ए पजल। कि उसे लगा कि एक वर्ड जो है एक पेज पे अगर 4 बार वर्ड लिखा है तो हर बार वो उसको अलग-अलग गलत तरीके से पढ़ रही है। यहाँ पे आपको बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप लोगों ने शायद, एक मूवी थी तारे ज़मीं पर, उसमें भी एक लड़का था कि जिसे अक्षर पहचानने में मुश्किल होती थी। वो एक बार जो वर्ड लिखता, दूसरी बार जब वो लिखने लगता तो कुछ और लिख देता, या उसको पहचान नहीं पाते थे। तो वहां पे उसमें बताया हुआ कि वो शायद उसे एक डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी कि वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज या पहचान नहीं पाता था। तो यहाँ पे भी मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब तक बच्चा वर्ड को नहीं पहचान पाएगा कि वो वर्ड क्या है, या अल्फाबेट को नहीं पहचान पाएगा, तो ऑब्वियसली वो एक बार अगर वो उसका गैस वर्क से एक बार ठीक हो गया, तो अगली बार जब वो दोबारा पढ़ेगा तो हर बार गैस वर्क जो है वो काम नहीं करता है। तो सेम केस यहाँ पे उसके साथ भी हो रहा था कि एक पेज के ऊपर जब वो वर्ड पढ़ती नूरा, तो अगले पेज पे जब वो दोबारा वर्ड आता तो वो उसे पढ़ नहीं पाती। तब टीचर को लगा, देन टीचर रियलाइज्ड that it is not easy but hard for a child to remember the shape of a word if he has just seen the word for the first time. For a child, it is very difficult to recognize which words on a page are the same or which words are different. तो उसे लगा, टीचर ने कहा कि बच्चे के लिए जब तक वो उसकी शेप को पहचान नहीं पाता है, तो बच्चे के लिए उस वर्ड को पहचानना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर जब तक वो वी हैव एन एक्सपर्ट आई फॉर सिग्निफिकेंट डिटेल एंड कैन फिगर आउट व्हाट इज, हम बड़े हैं तो हम जो है काफी लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो गया, हमने काफी किताबें भी पढ़ी हैं, तो हम बड़े हैं, तो हम आसानी से, हमारे एक्सपर्ट हैं, तो हम आसानी से उस वर्ड को पहचान लेते हैं। लेकिन बच्चा जो फर्स्ट टाइम वो वर्ड पढ़ रहा है, तो उसे वो उसकी शेप जो समझ में नहीं आ रही है कि अगर ए लिखा है तो ए की ये शेप होती है, बी की ये शेप होती है, जब उसे शेप ही पहचानने में नहीं आएगी तो उसके लिए वर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो नरेटर को लगा कि इसको शायद वर्ड ही पहचान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो हर बार जो है वो उस वर्ड के स्पेलिंग जो है, जो भी उसने रीड आउट करना है, वो हर बार एक ही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट वे से रीड आउट कर रही है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक अपना भी एक एक्सपीरियंस उसने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। उसने कहा, हालांकि वो एक फॉरेनर था, इंडियन नहीं था, इसलिए उसने क्या कहा कि उसने एक बार एक प्रिंटेड पेपर लिया जिसमें इंडियन लैंग्वेज लिखी हुई थी। अब जैसे हम अगर कोई चाइनीज वर्ड लैंग्वेज देखते हैं तो हमें लगता है कुछ वर्ड डिजाइनदार, उस पर कुछ वर्ड्स है, डिजाइन हैं, तो हमें जब तक वो डिजाइन समझ में नहीं आएंगे हम उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते। तो सेम केस था कि नरेटर ने जब इंडियन वर्ड्स देखे तो उसे लगा कुछ प्रिंटेड वर्ड्स हैं जो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। पहले तो उसे लगा कि ये हैपहैज़र्ड, मतलब ऐसे उल्टे सीधे जंबल्ड वर्ड्स हैं, लेकिन नरेटर ने बड़ा ही कंसंट्रेशन से जो था उसने उसमें कंसंट्रेशन लगाई और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद, कई यानी कि काफी देर के बाद उसने उसे सॉल्व किया और फिर उसे समझ में आया कि ये क्या-क्या वर्ड्स हैं। इस तरह से in the same way it takes some time for a child to get used to the shapes of letters and words to the point where he can recognize at a glance that this word is like that word. इसी तरह से जब नरेटर ने जब देखा कि इंडियन पेपर के जो वर्ड थे, जब उसने पढ़ा और उसको काफी मुश्किल लगी उन वर्ड को समझने में, फिर दोबारा वो वर्ड कहीं और लिखा जाता जो उस पेपर पे लिखा था, तो वो आसानी से उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकता था।
सेम वे से उसने कहा कि जब तक बच्चे को किसी लेटर की या वर्ड की शेप समझ में नहीं आती या याद नहीं रहती है, तब तक उसके लिए वो वर्ड को पढ़ना मुश्किल है। इस तरह से जब एक बार जब वो अच्छी तरह उसको सीख जाता है, उसको लर्न कर लेता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर उसको आसानी से वो अप्लाई कर सकता है। वो वर्ड कहीं पे भी हो तो वो उसे आसानी से पढ़ सकता है। तो नरेटर कहता है इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कोई भी चीज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों के लेवल से ही उस चीज को देखना चाहिए, ना कि अपने एक्सपर्ट की लेवल से। अगर हम एक्सपर्ट हैं तो हमें कोई चीज अगर समझ में है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी वो चीज समझ में आ जाएगी या इतनी जल्दी आ जाएगी। हम कोशिश करेंगे, बच्चा कोशिश करेगा तो धीरे धीरे उसे समझ में वो आ जाएगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। इसीलिए यहाँ पे एक उसने बात कही हुई है कि वन ऑफ द रीजन व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम इलिटरेट होम्स यानी अनलेटर्ड होम्स भी कहते हैं आर एट ए डिसएडवांटेज। Children of unlettered homes lack familiarity with the shapes of words and letters from the beginning of their learning. They have no one to watch and observe who could guide them, so they are at a disadvantage. उसने कहा कि जिन घरों में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट, क्योंकि उन्होंने कोई वर्ड वहां पे अगर किसी के घर में किसी ने अल्फाबेट ही नहीं देखे होंगे, ABC नहीं देखी होगी, या हम दूसरा आ कह सकते हैं, या पंजाबी में जो भी है, जब उसने वो अल्फाबेट्स या उनकी शेप ही कहीं नहीं देखी होगी, तो इस उन अल्फाबेट से बना हुआ वर्ड वो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। तो इस क्योंकि वहां पे उनको देखने के लिए कि वो बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं गलत पढ़ रहा है, तो वहां पे उनको ऑब्जर्व करने के लिए उनके घर पे कोई नहीं होता है। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि इलिटरेट जो पर्सन्स हैं उनके बच्चे जो हैं हमेशा थोड़े से डिसएडवांटेज पे रहते हैं, उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको समझाने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए, उन अक्षरों की पहचान करवाने के लिए उनके पास कोई भी नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी सारी समरी इस लेसन की कि कैसे एक टीचर ने जो कि अपने आप को एक्सपर्ट मान रहा था कि मैं बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, और टीचर नो डाउट कि वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है, लेकिन कि वो अपने सोच रहा था कि बच्चे को जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से उस टीचर ने क्या सीखा कि हमें बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसके लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है या पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे को जब तक बेसिक चीज नहीं पता होगी, तो हम फाउंडेशन ही सही नहीं होगी तो हम उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर किसी को मैथमेटिक्स करना, अगर उसे टू या न्यूमरल वैल्यूज या जो हम कहें कि नंबर सिस्टम ही, उसे नंबर्स ही नहीं पता होंगे, तो आगे वो और ज्यादा आगे फार्मूले वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर वे में जब बच्चे को अल्फाबेट्स की पहचान नहीं होगी, तब तक वो वर्ड्स आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो बेटा अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इनके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो इसका बुक वर्क है। सो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नूरा, हाउ डिड शी बिकम अ फ्रेंड ऑफ द नरेटर। तो नूरा आपको बताया 5 साल की छोटी सी लड़की है, टीचर के साथ वो अच्छे दोस्त कैसे बन गए, क्योंकि टीचर वीकेंड में उसके घर पे जाया करते थे, वो एक किताब लेके आ जाते थे, जो भी वो किताब पढ़नी होती तो टीचर उसे पढ़ाता, और वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के उसे क्वेश्चन पूछ लेती। तो ये लगातार ऐसा होता रहा, तो अल्टीमेटली वो दोनों क्या बन गए, एक अच्छे दोस्त बन गए। हाउ डिड द टीचर ऑब्जर्व नूरा वाइल लर्निंग, जब नूरा पढ़ रही होती तो वो कैसे ऑब्जर्व करते। तो आपको बताया इस लेसन की समरी में कि यूजुअली वो चुपचाप बैठा रहता टीचर, तो वो नूरा अपना पढ़ते रहती। जब कभी उससे कोई डाउट होता तो वो उसे थोड़ा सा क्ल्यू देता, लेकिन उसे समझाने में, यानी कि वो उसे नहीं समझाते। तो अगर वो उसे क्ल्यू से, अगर थोड़ा सा हिंट से उसे समझ में नहीं आती, तो वो उसे कहते इसको छोड़ दो, तुम आगे पढ़ो। तो इस तरह से वो उसे ऑब्जर्व करते रहते कि मतलब उसे समझाते नहीं थे या उसको कोई हेल्प ज्यादा नहीं करते थे, सीधा उसे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती तो उसे कहते उसे स्किप कर लो, आगे चलो। What odd thing happened with Nura? Why was the teacher puzzled? कि एक दिन ऐसा क्या हुआ, odd thing मतलब कि ऐसा क्या हो गया, और टीचर ने उसे क्या देख के वो परेशान हो गए, पजल हो गए, हैरान हो गए। तो जब नूरा क्या हुआ कि नूरा जब पढ़ रही थी तो उसने क्या किया, एक वर्ड जो था स्पेलिंग वो गलत पढ़ा, एक वर्ड को मिसरीड किया जो उसने पहले ठीक पढ़ा था। और ये चीज एक बार नहीं हुई, वो बहुत बार हुई कि एक वर्ड जो उन्होंने पहले, उस लड़की ने जो पहले ठीक पढ़ा था, जब वो दूसरी बार पढ़ा तो गलत पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा फिर गलत पढ़ा। तो टीचर को बड़ा पजल हो गया, वो बड़ा परेशान हुआ कि जो वर्ड इसने पहले ठीक पढ़ा था, दूसरी बार वो वर्ड जो है वो गलत क्यों पढ़ रही है। इस वजह से जो टीचर जो था वो परेशान हो गया, पजल हो गया। Was नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, was नूरा अ केयरलेस चाइल्ड, हाउ डू यू नो, कि क्या नूरा एक केयरलेस चाइल्ड थी,
एक लापरवाह बच्चा था, अगर था तो कैसे और अगर नहीं था तो कैसे। तो यहाँ पे कि नूरा जो है वो केयरलेस चाइल्ड नहीं था, क्योंकि टीचर ने यहाँ पे खुद कहा है कि जब भी वो किताब पढ़ती तो पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे ध्यान से, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ती, और कभी ऐसा भी नहीं कि जो वर्ड पढ़ा है तो वो कोई गेस वर्क कर रही है। वो कोशिश जो भी पढ़ती वो पूरा कॉन्फिडेंटली, जो भी वर्ड वो पढ़ती वो पूरा कॉन्फिडेंटली पढ़ती। हाउ शुड अ टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ए चिल्ड्रन, कि टीचर को बच्चों की प्रॉब्लम कैसे सीखनी यानी कैसे समझनी चाहिए। तो टीचर को जब भी बच्चे को पढ़ाना है तो अपने लेवल से नहीं, बच्चों के लेवल पे जाके देखना है, क्योंकि उस बच्चे ने वो वर्ड जो पढ़ रहा है, वो वर्ड जब पहली बार उसने देखा होगा तो उसके लिए वो समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और उसके लिए, एक बच्चे के लिए इतने सारे वर्ड्स को याद रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए टीचर को बच्चे को काफी ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके, और ना ही उसके ऊपर चिल्लाना चाहिए। नॉट बी पजल्ड और एनॉयड, उससे परेशान भी नहीं होना चाहिए कि हमें लग रहा है, अगर टीचर को लगता है कि यार ये बड़ा स्लो बच्चा है या कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चा वो केयरलेस है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस बच्चे को हो सकता है कि वो वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे हों। एक बार उसे समझ में आ जाएंगे तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देगा। What experience popped into teacher's mind after Noura's learning problem? तो नूरा की प्रॉब्लम जब उसने देखी तो उसके बाद उसने, टीचर ने क्या सीखा कि उसने क्या किया, तो उसने बताया हुआ है टीचर ने यहाँ पे कि उसने एक प्रिंटेड पेपर ली जिसपे इंडियन लैंग्वेज थी। उसने पहले उनको कोशिश को वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बड़े ज्यादा मुश्किल लगे। हालांकि उसे लगा कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसे भी, क्योंकि उसने वो वर्ड, हिंदी के वर्ड पहली बार देखे थे, इसलिए उसको भी फिगर आउट करना, उसको समझने में उसको काफी ज्यादा टाइम लगा। इस तरह से उसे फिर समझ में आया कि बच्चों को भी लेटर्स जो होते हैं, अल्फाबेट्स, या हिंदी के या इंग्लिश में, उनको समझने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और एक बार जब वो उसे समझ लेते हैं तो उनके वर्ड्स को पहचानना आसान हो जाता है, उनको वर्ड्स को पढ़ना भी उनके लिए आसान हो जाता है। Why are children of unlettered homes at a disadvantage? कि जो unlettered homes हैं, जो जहाँ पे illiterate पर्सन हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बच्चे कैसे डिसएडवांटेज पे हैं, मतलब कि वो कैसे नुकसान है उनके लिए। तो उनके लिए नुकसान इसलिए है क्योंकि वो बच्चे उन लेटर्स को, उन वर्ड्स की शेप को नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो उनको नहीं समझा पाते या नहीं बता पाते कि वो वर्ड या वो लेटर जो है वो शेप किस लेटर की है, या किस वर्ड, वो लेटर्स कौन कौन से लेटर मिलके वो वर्ड बनाया हुआ है। तो इसलिए वहां पे कोई भी उनको देखने के लिए या उनको समझाने के लिए नहीं होता। इसलिए उनको जो है वो पढ़ने में, जब वही कोई किसी अनपढ़ घर के बच्चे जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई वर्ड पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि घर में उनको पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं होता है। हाउ डिड द टीचर लर्न फ्रॉम नूरा? तो टीचर ने नूरा से कैसे सीखा? तो उसने क्या सीखा कि चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो बहुत बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए कि उनको बच्चे के लेवल्स पे ही जाके देखना चाहिए ताकि वो उसे आसानी से समझ में। और उसने देखा कि बच्चे जब पढ़ते वक्त क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे जो है टीचर को उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे मदद करनी चाहिए। तो जो भी उसके पढ़ाई के दौरान क्या ऐसे जो भी इश्यूज आते हैं तो वो टीचर को बच्चे के लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो उसको आसानी से समझ सके। और दूसरा कि बच्चे को वो लेटर या वो वर्ड पढ़ने में उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो आसानी से वो वर्ड जो है वो सीख सके। अब इसके बाद है कुछ लैंग्वेज वर्क इस लेसन में कि जो हमें बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो फर्स्ट है कि टू फिगर आउट, कि जो वर्ड एक फ्रेज दी हुई है टू फिगर आउट, इसका क्या मीनिंग है। तो टू फिगर आउट का मतलब होता है, यहाँ पे हमें फोर ऑप्शंस दिए हैं, टू गेस, टू रिकॉग्नाइज, टू रीजन आउट, टू डिसाइड। तो मतलब फिगर आउट होता है जब हम किसी चीज को पहचान लेते हैं, कि आसानी से हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू रिकॉग्नाइज। सेकंड है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको उन सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से लिखना है, लेकिन आप मीनिंग जो है उनका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। जैसे लिखा है ही लोन्ड मी सम क्लॉथ्स, कि उसने मुझे कुछ कपड़े उधार दिए। तो इसका मतलब मैंने उधार लिया उससे, तो आई बारोड सम क्लॉथ्स।
तो लोन हो गया उसका उधार देना और बारो हो गया मेरा उधार लेना। तो आई बारोड सम क्लोथ्स, कि मैंने कुछ कपड़े उधार लिए। ही सोल्ड मी एन ओल्ड पियानो, उसने मुझे एक पुराना पियानो बेचा। तो इसका मतलब क्या, उसने मुझे बेचा, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, उससे पुराना पियानो खरीदा। तो सोल्ड का यहाँ पे अपोजिट क्या हो गया, बॉट। तो आई बॉट एन ओल्ड पियानो, कि मैंने उससे एक पुराना पियानो खरीदा। ही चेज्ड मी, वह मेरे पीछे भागा। इसका मतलब क्या है कि मैं उससे आगे भागा, मैं उससे दूर भागा। तो आई रैन अवे फ्रॉम हिम या आई ओवरटुक हिम, मैं उसके यानी वो दौड़ रहा था, मैं उसको पास करके उससे आगे निकल गया। आई गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसे एक गिलास पानी दिया, मतलब उसने मेरे से एक गिलास पानी लिया। ही टुक अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम मी, वी कॉन्कर्ड द एनिमी, हमने दुश्मन को हरा दिया, मतलब कि दुश्मन ने लड़ाई हार गई, दुश्मन लड़ाई हार गया। तो दे लॉस्ट द बैटल, कि वो लड़ाई हार गए, या वो दे वर डिफीटेड, तो डिफीटेड का मतलब भी वो हार गए। अब यहाँ पे इसके बाद दिया हमें कुछ नाउन्स दिए हुए हैं। तो नाउन आपको मैंने पहले भी कुछ टॉपिक्स में पढ़ाया था कि नाउन क्या होता है, पर्सन ऑफ ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस या थिंग। हमने उन नाउन्स के क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता है उस नाउन की क्वालिटी जो उस नाउन को डिस्क्राइब करे। तो अल्फाबेट, इसका बन गया अल्फाबेटिकल। एंजल, एंजेलिक। शेप, शेपली। बुक, बुकिश। मैन, मैनली। गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल। मिनिस्टर, मिनिस्ट्रियल। एलिफेंट, एलिफेंटाइन। टाइगर, टाइगरिश। डे, डेली। कॉलेज, कॉलेजियल या कॉलेजिएट। तो यहाँ पे हमने नाउन्स की एडजेक्टिव बनाए हैं। तो मतलब जो नाउन दिए हुए हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन दी है कि अल्फाबेट हो गया कि जैसे कोई लेटर दिया हुआ है, तो अल्फाबेटिकल हो गया उन लेटर से बनी हुई कोई चीज। एंजल हो गया कोई अच्छी प्यारा, तो एंजेलिक मतलब एंजल हो गया कि शी इज एंजल, की वो एक एंजल है। तो शी हैज एन एंजेलिक लुक, उसका प्यारा लुक है। तो एंजल से वो एडजेक्टिव बन गया उसका एंजेलिक। तो ऐसे ही नाउन्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसके एडजेक्टिव्स बनाने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रामर वर्क है। तो ग्रामर वर्क में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, तो आपको टेंसेस में भी पढ़ाया था कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे ed या en लगा के जो आपको थर्ड होगी फॉर्म होगी जो पास्ट पार्टिसिपल, वो आपने फिल करनी है इन वर्ड्स जो आपको दिए हुए हैं, राइट, रेंट, फॉरगेट, ब्रेक, कुक। इनकी आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है और अप्रोप्रिएट जो वर्ड बनेगा, जो फॉर्म बनेगी, वो आपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे वो लगानी है। आई एम लिविंग इन अ डैश हाउस, कि मैं एक किराए के घर पे रहता हूँ। तो रेंट हो गया किराया, तो किराए का घर, तो वो हो गया रेंटेड हाउस। इट इज नॉट सेफ टू सिट इन ए ब्रोकन चेयर, की टूटी हुई चेयर, ब्रोक हो गया ब्रेक हो गया तोड़ना, तो चेयर टूटी होगी तो वो हो गया ब्रोकन चेयर। सिमिलरली सम पीपल डू नॉट लाइक कुक्ड वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल का यहाँ बताया कुक्ड, कुक हो गया पकाना और कुक्ड हो गया पकी हुई। तो ऐसे ही हेडमास्टर वांटेड अ रिटन रिपोर्ट, दैट इज ए फॉरगॉटन क्वार। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनका हमने क्या बनाया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसे आपने फिल करना है। तो नेक्स्ट है कि आपको कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हैं, तो इनको आपने जो प्रॉपर वे में एक ऑर्डर में इनसे क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाने हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स, आपको जंबल्ड वर्ड दिए हैं, उनको आपने अरेंज करके यहाँ पे क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे वी द डोर्स हैव पेंटेड शेल्फ, तो ये आपको 5 वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको हमने ज्वाइन करके प्रॉपर वे में बना लिया। वी शैल हैव द डोर्स पेंटेड। मेड आई अ न्यू सूट हैड, तो आई हैड मेड अ न्यू सूट। तो इस तरह से आपको जितने भी ये दिए हुए हैं हमने क्या करना है, इनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है। सो फर्स्ट आ गया, वी शैल हैव पेंटेड द डोर्स। मेड आई अ न्यू सूट हैड, आई हैड मेड अ न्यू सूट। शी हैड, शी हर्ड, हैज नेवर स्पोकन फ्रेंच, तो इसका क्या हो गया, शी हैज नेवर हर्ड स्पोकन फ्रेंच, की जो स्पोकन फ्रेंच है वो उसने कभी भी नहीं सुनी है। Respected makes his knowledge him, so his knowledge makes him respected. I your names heard called, I heard your names called, कि तुम्हारा किसी ने नाम पुकारा है। Work, we want this quickly done, तो we want this work quickly done। तो इस तरह से आपको जितने भी ये वर्ड दिए हैं तो हमने इसे क्या करना है, रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया
इस लेसन का बुक वर्क और टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अब इस लेसन में एक मैसेज टॉपिक है, तो उसको मैं सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा कि उसका क्या फॉर्मेट है और किस तरह से उसे लिखना है। तो आई होप कि ये लेसन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोटबुक पे नोट डाउन करें और इसको प्रैक्टिस करें। तो वो साइकिल ऑफ लर्निंग जो आपको मैंने बताया, तो जब तक वो साइकिल में आप लोग नहीं चलोगे तो इट इज ऑफ नो यूज, कि हमारा ये कोई फायदा नहीं है हमारी इतनी मेहनत करने का। तो आप लोग उसे घर पे प्रैक्टिस करें, इसे लर्न करें, प्रैक्टिस करें और अपना ही एक टेस्ट लेके देखें। और इन केस कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मैं मिलूंगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।